Jai Shri Sham, my dear friends. You are most welcome in this part of series of revision sessions on direct tax laws and international taxation for your upcoming CA final May and September 25 एग्जाम्स. फ्रेंड्स, आज का ये जो रिवीजन सेशन है इसमें हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिफ्रेश करने जा रहे हैं, दैट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ एंड एडवांस रूलिंग्स. इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, मार्क्स कवरेज की अगर मैं बात करूं तो जनरली जो डीटी का पेपर आपको दिया जाता रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी 6 मार्क्स का डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर पर बेस्ड ही आपको दिया जाता रहा है. एंड क्वेश्चन नंबर 6 में टाइम टू टाइम आपको एडवांस रूलिंग्स चैप्टर पर बेस्ड 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो दिया जाता रहा है. तो अप्रॉक्स 10 मार्क्स की कवरेज वाले ये जो दो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनको हम रिफ्रेश करने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं आइए डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर से. माय डियर फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले सेक्शन 90 आपको याद है ना कब पिक्चर में आता है, जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है. तो सेक्शन 90 की रिलीफ को हम बायलैटरल रिलीफ कहते भी हैं. दो कंट्रीज की गवर्नमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो डबल टैक्सेशन रिलीफ का अरेंजमेंट है वो इस ट्रीटी के थ्रू करती हैं. तो बेसिकली सेक्शन 90 को लेकर मैं जो प्रोविजनल थिंग्स है वो अगर आपको रिफ्रेश कराऊं तो यही वो सेक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है क्या कि वो हां किसी फॉरेन कंट्री या फॉरेन टेरिटरी की गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है. अब एक बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया गया था कि डीटीडब्ल्यूए के क्या पर्पसेस होते हैं और या व्हाट इज अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड डीटीडब्ल्यूए. तो डीटीडब्ल्यूए किस लिए किया जाता है, तो शॉर्ट में वो थिंग्स मैंने यहां आपको प्रोवाइड कर रखी है कि कोई ऐसी इनकम जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में भी टैक्स के लिए चार्जेबल बन रही है और जो फॉरेन कंट्री के भी इनकम टैक्स लॉ में टैक्स के लिए चार्जेबल बन रही है, तो ऐसी डबली टैक्स्ड इनकम के रिस्पेक्ट में डबल टैक्सेशन से रिलीफ ग्रांट करने के लिए. ओके, इसके अलावा डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम को अवॉइड करने के लिए, या माय डियर फ्रेंड्स इनकम टैक्स अवॉइडेंस, इनकम टैक्स एवेजन के प्रिवेंशन के लिए जो टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको आपस में एक्सचेंज करने के लिए और टैक्स रिकवरी में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, जनरली इन पर्पसेस के लिए डीटीडब्ल्यूए में एंटर किया जाता है. अब डबल टैक्सेशन रिलीफ भला किस तरह से ग्रांट की जाती है, तो फ्रेंड्स इसके लिए दो पॉपुलर मेथड है. एक तो एग्जेम्पशन मेथड, मतलब बोथ कंट्रीज की गवर्नमेंट आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करेंगे कि हां वो जो पर्टिकुलर इनकम है वो किसी एक ही कंट्री में टैक्स की जाएगी, दूसरे में एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी. तो हो गया डबल टैक्सेशन एलिमिनेट, मतलब खत्म. या सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट मेथड है वो है टैक्स क्रेडिट मेथड. टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या होगा, इनकम को टैक्स तो बोथ कंट्रीज के टैक्स लॉ के तहत किया जाएगा, लेकिन जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस मतलब जो होम कंट्री है वो अपने टैक्स पेयर को आउटसाइड इंडिया वो जो टैक्स पे करके आया होगा उसका अपने यहां पर क्रेडिट अलाउ कर देगी. तो उस हद तक अपने यहां टैक्स पे करने के लिए अपने टैक्स पेयर को नहीं करेगी, नहीं कहेगी. तो हो गया फिर यहां पर डबल टैक्सेशन खत्म. जैसे सपोज अगर इंडिया ने यूके के साथ में डीटीडब्ल्यूए किया और इंडिया बेस्ड कोई पर्सन यूके में 60,000 का टैक्स पे करके आया किसी इनकम पर, तो उस इनकम पर सपोज उस इंडियन का इंडिया में 1 लाख का टैक्स पेबल बन रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया वो जो 60,000 रुपीस का टैक्स पे करके आया है उसका अपने यहां पर क्रेडिट दे देगी. अपने यहां पर पेबल टैक्स 1 लाख में से 60,000 का क्रेडिट देने के बाद उनसे केवल 40,000 रुपीस लेगी. तो हो गया ना उस इंडियन असेसी के लिए डबल टैक्सेशन रिलीफ का अरेंजमेंट के बाहर जितना उसने टैक्स पे किया था उतना टैक्स उसे इंडिया में दोबारा पे नहीं करना पड़ा. ओके, तो प्रैक्टिकली तो इंडिया की जो भी टैक्स ट्रीटीज है वो जनरली इसी टैक्स क्रेडिट मेथड पर बेस्ड हमें देखने को मिलती हैं. देन फ्रेंड्स जब डीटीडब्ल्यूए हो जाता है तो इसका इफेक्ट क्या आता है, तो जो भी प्रोविजनल ट्रीटमेंट होगा, हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जो भी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली किसी सिचुएशन में जो टैक्स ट्रीटमेंट बनता होगा और जो उस सिचुएशन के लिए ट्रीटी का ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलेगा, अगर उन दोनों में डिफरेंस अगर होगा तो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी, जो ट्रीटमेंट असेसी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, चाहे वो प्रोविजनल ट्रीटमेंट हो या फिर ट्रीटी का ट्रीटमेंट हो, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी वो प्रिवेल करेगा. ओके, तो मतलब क्या कि अगर कोई इनकम ट्रीटी कहती है कि इंडिया में एग्जेम्प्ट होगी तो भले इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो इनकम इंडिया में अदरवाइज टैक्सेबल होनी हो, लेकिन उसे टैक्स नहीं किया जाएगा. तो ट्रीटी का प्रोविजन अगर बेनिफिशियल है तो उसको इफेक्ट दिया जाएगा. तो क्या ट्रीटी के प्रोविजन एक्ट के प्रोविजन को ओवरराइड कर सकते हैं? 100% यस.
अगर एक्ट में लिखा है कि ये इनकम इस पर्सन की इंडिया में टैक्स होगी, लेकिन उस कंट्री के उस पर्सन, उस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में इंडियन गवर्नमेंट का जो डीडीडब्ल्यू है उसके अकॉर्डिंगली उस पर्सन की वो इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट होनी है, एग्जेम्पशन मेथड यूज किया गया है, तो फिर उस केस में उस इनकम को इंडिया में टैक्स नहीं किया जाएगा, एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो मतलब ट्रीटी के जो प्रोविजंस है वो इनकम टैक्स एक्ट को उस हद तक ओवरराइड कर सकते हैं जिस हद तक वो एसएससी के लिए मोर बेनिफिशियल अपीयर हो। ओके, देन माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक एक्सेप्शन है, वो भी मुझे आपको रिकॉल कराना है कि अगर डीडीडब्ल्यू के प्रोविजंस ये प्रोवाइड करते हैं क्या कि एक फॉरेन कंसर्न की जो इंडिया में इनकम होगी, जैसे कोई फॉरेन कंपनी उसने इंडिया में अपना ब्रांच ऑफिस ओपन कर रखा है, ब्रांच के थ्रू वो अपना इंडिया में बिजनेस चला रही है, ब्रांच इज नथिंग बट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हेड ऑफिस, तो मतलब उस इंडियन ब्रांच के लेवल पर उन्हें जो इनकम होगी वो फॉरेन कंपनी की इनकम कही जाएगी। फॉरेन कंपनी पर एप्लीकेबल रेट दैट इज 35% के रेट से टैक्स के लिए चार्जेबल बनाई जाएगी, राइट ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपोज ट्रीटी ये प्रोवाइड करती है कि फॉरेन कंसर्न की, लाइक उस फॉरेन कंपनी की इंडिया में जो इनकम होगी वो इनकम पर अगर सेम एक्टिविटी सेम सर्कमस्टेंसेस में कोई इंडियन कंसर्न, लाइक कोई इंडियन कंपनी अगर चला रही होती तो उनसे जो टैक्स लिया जाता, लाइक उनसे केवल 30% टैक्स लिया जाता, हां, तो जो उनसे टैक्स लिया जाता मतलब उनको जितना फेवर किया जाता उससे लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट उस फॉरेन कंसर्न को नहीं दिया जाएगा। ओके, सपोज ट्रीटी में अगर इस तरह की बात प्रोवाइड की गई है तो इस केस के लिए लॉ मेकर्स ने क्या एक्सेप्शनल अप्रोच अडॉप्ट की है कि अगर आपने ट्रीटी में यह लिख भी लिया क्या कि उस फॉरेन कंपनी की इंडियन ब्रांच के लेवल पर जो भी इनकम आई उस इनकम के रिस्पेक्ट में सिमिलर सर्कमस्टेंस में सिमिलर एक्टिविटी अगर कोई इंडियन कंसर्न कोई इंडियन कंपनी चलाती तो उनको जितना फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता केवल उनसे 30% टैक्स लिया जाता, उससे लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट उस फॉरेन कंसर्न को नहीं दिया जाएगा, मतलब उनसे भी शायद 30% ही टैक्स लिया जाएगा। ओके, लेकिन यहां लॉ मेकर्स ने एक्सेप्शनल नेचर की थिंग लॉ में ही कहकर कह दिया और क्या कहा है कि ऐसे केस में हम उस फॉरेन कंसर्न की इंडियन ब्रांच के लेवल पर जो इनकम कमाई गई है उस इनकम पर जो टैक्स है वो फॉरेन कंपनी के रेट से ही लेंगे, 35% से ही लेंगे, और ये कहेंगे कि उन्हें इंडियन कंसर्न के कंपैरिजन में लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, उनको भी उतना ही फेवर किया जा रहा है जितना कि इंडियन कंसर्न को फेवर दिया जा रहा है। मतलब इंडियन कंसर्न 30% टैक्स देती और हम आपसे 35% टैक्स लेंगे, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आपको लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब हम नॉर्मल टैक्स रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये लॉ मेकर्स ने एक्सेप्शनल नेचर की जो थीम है माय डियर फ्रेंड्स वो यहां पर अडॉप्ट की हुई है। अब सपोज कोई मिस्टर जॉन कहते हैं कि उन पर इंडो यूके डीटीडब्ल्यू लगता है, राइट, मतलब वो यूके के रेजिडेंट होंगे, तो वो कहते हैं कि जो यूके बेस्ड पर्सन के लिए टैक्स रिलीफ है इंडो यूके डीटीडब्ल्यू में वो हमें मिलनी चाहिए। उन्होंने वो रिलीफ अपनी आईटीआर में क्लेम भी की, राइट। तो ये रिलीफ वास्तव में उन्हें कब मिलेगी जब वो इस बात का सर्टिफिकेट कि हां वाकई वो यूके के रेजिडेंट हैं, मतलब यूके की गवर्नमेंट से वो एक टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट इन शॉर्ट एक टीआरसी ऑब्टेन करेंगे, उसे इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस करेंगे, उसके बिना उन्हें उस इंडो यूके डीटीडब्ल्यू का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या निकल कर आया कि अगर आप डीटीडब्ल्यू की कोई रिलीफ अगर चाहते हैं कि मिले, कोई नॉन रेजिडेंट ये कहता है कि मुझ पर ये डीटीडब्ल्यू अप्लाई होता है, तो वो उस ट्रीटी के की किसी रिलीफ को क्लेम करने के लिए तब तक एंटाइटल्ड नहीं होगा जब तक वो उस फॉरेन कंट्री का, उस फॉरेन टेरिटरी का रेजिडेंट होने का एक सर्टिफिकेट दैट इज टीआरसी उस फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट से ऑब्टेन करके डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर देता, तब तक वो क्रेडिट के लिए, मतलब उस ट्रीटी की रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड नहीं कहलाएगा। एक्चुअली ऐसे एसएससी को वे अदर डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन जिन्हें प्रिस्क्राइब किया जाए वो भी प्रोवाइड करने होंगे। और जैसा कि मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था फ्रेंड्स कि जो ट्रीटी का ट्रीटमेंट और माय डियर फ्रेंड्स जो प्रोविजनल ट्रीटमेंट है विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी शैल प्रिवेल। अब इस रिलेशन में एयर इंडिया लिमिटेड का जरा केस रेफरेंस कीजिए फ्रेंड्स। हां, एयर इंडिया लिमिटेड का सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि अगर एक फॉरेन कंपनी को इंडिया से लीज रेंट की इनकम अगर हुई, उस फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में इंडिया का जो डीटीडब्ल्यू था वो कहता था कि उस फॉरेन कंट्री के जो पर्सन होंगे उनको लीज रेंट के अमाउंट पर उनका जो टीडीएस है वो इंडियन पेयर 10% की रेट से डिडक्ट करेंगे। ओके, तो अब उस फॉरेन कंट्री के पर्सन
पर्सन के पास में परमिट अकाउंट नंबर नहीं था, उस फॉरेन कंपनी के पास में पैन नंबर नहीं था, जिसकी वजह से वो इंडियन पेयर को अपना पैन नंबर प्रोड्यूस नहीं कर पाई। तो इंडियन पेयर ने तो क्या किया था, उन्होंने तो प्रैक्टिकली एयर इंडिया लिमिटेड ने तो पे किए जाने वाली लीज रेंट पर डीटीडब्ल्यू के हिसाब से 10% जो टीडीएस है वो काट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करा दिया था। लेकिन एओ ने क्या कहा, एओ ने कहा कि सिंस उस पे फॉरेन कंपनी ने पेयर के पास मतलब आपके पास में अपनी पेन डिटेल्स फर्निश नहीं की है, तो आपको सेक्शन 206AA के अकॉर्डिंगली उनका एटलीस्ट 20% जो टीडीएस वहां करने की बात की गई है वो 20% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना चाहिए था। तो इशू सुप्रीम कोर्ट तक यह पहुंचा कि क्या अगर पेई ने अगर अपनी पेन डिटेल्स पेयर को फर्निश नहीं की है तो इस वजह से जो ट्रीटी के हिसाब से नॉर्मली जो टीडीएस 10% की रेट से होना चाहिए था, क्या सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 जो कहता है कि ट्रीटी के प्रोविजन ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तो वो प्रिवेल करेंगे, तो क्या ये जो बात है इससे सेक्शन 206AA ओवरराइड कर देगा कि पेन डिटेल पेई ने पेयर को फर्निश नहीं किया तो ऐसे केस में जो पेयर के द्वारा टीडीएस है वो सेक्शन 206AA के हिसाब से 20% काटा जाना चाहिए था, उन्होंने 10% कैसे काट लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यहां जब सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 में ये कह दिया गया है कि जो एक्ट के प्रोविजंस है और जो ट्रीटी का ट्रीटमेंट है विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द ससी शैल प्रिवेल, तो सेक्शन 206AA एक्ट से बाहर तो नहीं है। उन्होंने यही क्लियर किया कि अगर ट्रीटी के प्रोविजन ज्यादा बेनिफिशियल है, जो कहते हैं 10% रेट से टीडीएस कटना चाहिए, तो बस 10% की रेट से ही टीडीएस कटेगा, सेक्शन 206AA बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। यहां उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि पेयर के पार्ट पर कोई डिफॉल्ट और कोई फॉल्ट नहीं माना जाएगा अगर उन्होंने ट्रीटी की रेट के हिसाब से अगर टीडीएस काट के अगर गवर्नमेंट को जमा करा दिया है तो सेक्शन 206AA यहां बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपको जो इशू यहां पर दिया गया है वो केवल और केवल यही रहा है कि क्या सेक्शन 206AA की जो प्रोविजंस है जिनके हिसाब से हायर रेट से जो टीडीएस है वो होना चाहिए था, क्या वो ट्रीटी के बेनिफिशियल प्रोविजंस को जहां पर लोअर रेट से टीडीएस की बात रही हो, क्या ट्रीटी के जो प्रोविजंस हैं उनको ये जो सेक्शन 206AA के प्रोविजंस हैं ये ओवरराइड कर देंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने इनडायरेक्टली हाई कोर्ट की जजमेंट को ही अफर्म किया था, हाई कोर्ट ने बस यही इनिशियली क्लियर किया कि सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजंस है जो कहते हैं डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस अगर बेनिफिशियल है तो वही प्रिवेल करेंगे। तो इनिशियली माय डियर फ्रेंड्स ट्रिब्यूनल लेवल पर जो देखने को मिला कि हां अगर बेनिफिशियल प्रोविजंस की स्ट्रेंथ पर अगर टीडीएस काट लिया गया तो 206AA उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। हाई कोर्ट को यह बात अच्छी लगी, उन्होंने उस डिसीजन को अपील किया, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के पास एसएलपी लेकर पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी एसएलपी को डिसमिस कर दिया और हाई कोर्ट के डिसीजन पर ही उन्होंने फाइनली मोहर लगा दी। तो आपने एग्जांपल प्रैक्टिकल बोथ पर्पसेस के लिए एक बात कैरी करनी है, और क्या कि अगर ट्रीटी के प्रोविजंस अगर बेनिफिशियल हैं उसमें अगर लोअर रेट ऑफ टीडीएस अगर गिवन है तो दैट शैल प्रिवेल। वहां 206AA या एक्ट का कोई अदर प्रोविजन बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। और आइए अब मैं ले आता हूं आपको यूनिलैटरल रिलीफ से रिलेटेड जो सेक्शन है सेक्शन 91 उसमें। यस माय डियर फ्रेंड, सेक्शन 91 मतलब जहां पर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट ना करता हो तो ऐसे केस में रिलीफ इस सेक्शन में मिल सके, इसके लिए एसएससी हमारे इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए, उन्होंने आउटसाइड इंडिया इनकम अर्न की और उस फॉरेन इनकम पर उन्होंने फॉरेन कंट्री में बाय वे ऑफ टीडीएस या अदरवाइज जो इनकम टैक्स है वो पे कर दिया हो। तो ऐसे केस में जो रिलीफ है वो हम फॉलोइंग में से जो भी लोअर होगा उसकी एसएससी को अलाउ करेंगे। एक्चुअली जो भी डबली टैक्स्ड इनकम है, हां हम तो चेक करेंगे कि इंडिया में टोटल टैक्सेबल इनकम पर उनका जो टोटल टैक्स है वो क्या बन रहा है। हां, इंडिया में टोटल इनकम पर उनका टैक्स बनता है टोटल इतना, तो डबल टैक्स्ड इनकम से एट्रीब्यूटेबल टैक्स होगा कितना। ओके, तो ये उनका हम कह सकते हैं डबली टैक्स्ड इनकम से एट्रीब्यूटेबल इंडियन टैक्स आ गया। इसी तरह से फॉरेन कंट्री में टोटल इनकम जो उनकी असेस हुई है उस पर जो उन्होंने टोटल टैक्स पे किया है, फॉरेन कंट्री में टैक्सेबल इनकम पर टोटल टैक्स पे किया है इतना, तो डबल टैक्स्ड इनकम से एट्रीब्यूटेबल टैक्स होगा कितना। तो मतलब जो डबल टैक्स्ड इनकम है उस पर हमने जो फॉरेन टैक्स है वो निकाल लिया। अब इन दोनों में जो लोअर होगा वो यहां पर एसएससी को माय डियर फ्रेंड्स उतने की जो रिलीफ है वो अलाउ कर दी जाएगी। अच्छा, यहां पर एक और अप्रोच है, और अप्रोच क्या है कि आप वास्तव में ऐसा करके क्या कर रहे हैं, आप जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो उनकी इन इंडिया यहां पर निकाल रहे हैं कि इंडिया में टोटल इनकम पर, हां ये जो एसएससी है उनका टोटल टैक्स इतना आ रहा है, तो इंडिया में टोटल इनकम
इनकम पर वो इतना टैक्स पे करने के लिए अगर लायबल बन रहे हैं, तो मतलब ऑन एंड एवरेज वो इंडिया में इस रेट से टैक्स पे करने के लिए लायबल बन रहे हैं। तो आप उस डबल टैक्स्ड इनकम पर उस एवरेज रेट ऑफ टैक्स, मतलब उस इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स से जो टैक्स है वो निकालेंगे। ओके, रिजल्ट पक्का यही आएगा जो हमने इस इक्वेशन से पूरा निकाला था अभी। ओके, और माय डियर फ्रेंड्स, आपने अगर ये काम किया है तो इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्री उनका जान रहे हैं, है ना। तो अगर आप उस डबल टैक्स्ड इनकम पर माय डियर फ्रेंड्स जो फॉरेन एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो अगर अप्लाई कर दें तो भी जो रिजल्ट है वो आपका यही निकल कर आना है। तो मतलब क्या, इन दोनों टैक्स में जो भी लोअर होगा उतने की जो रिलीफ है वो आप एसएससी को अवेलेबल करा देंगे। तो आपको माय डियर फ्रेंड्स को जो सजेस्टेड आंसर है उनमें जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स की अप्रोच है वो एडॉप्टेड देखने को मिलती है ना, तो वो मैंने आपको यहां पर साथ ही साथ और रिफ्रेश करा दिया। और ये जो डबल टैक्स्ड इनकम की बात हो रही है, डबल टैक्स्ड इनकम का मतलब क्या, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई इनकम कमाई, उस इनकम के रेस्पेक्ट में हमने आपको इंडिया में कुछ खर्चों की डिडक्शन दी, कुछ डिडक्शंस अवेलेबल कराई, तो नेट क्या अमाउंट है जो आपका हम इंडिया में टैक्स कर रहे हैं, वो नेट अमाउंट जो आपकी फॉरेन इनकम का फॉरेन कंट्री में भी टैक्स हुआ, जो हम इंडिया में भी टैक्स कर रहे हैं, वो नेट अमाउंट डबल टैक्स्ड इनकम यहां पर कहलाएगा। उसके रेस्पेक्ट में जो रिलीफ है वो एसएससी ले पाएगा। और डियर फ्रेंड्स आइए, थोड़ा सा कम रेलिवेंट है लेकिन मैं उसको भी रिफ्रेश करा देता हूं, दैट इज सेक्शन 90A। तो फ्रेंड्स इंडियन गवर्नमेंट के लेवल पर और फॉरेन टेरिटरी की गवर्नमेंट के लेवल पर डीटीडब्ल्यूए की हर एक टर्म को डिस्कस एंड डिसाइड करने में जो टाइम कंज्यूम होता है वो बच सके, इस इंटेंट के साथ में चिदम्बरम जी जो ये सेक्शन 90A लेकर आए कि इंडिया में एक एसोसिएशन नोटिफाई कर दिया जाएगा, फॉरेन टेरिटरी में एक एसोसिएशन नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये एसोसिएशन आप अपने लेवल पर एक जो टैक्स ट्रीटी है उसको तैयार कर लेंगे और फिर इस टैक्स ट्रीटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर देंगी और उस ट्रीटी के हिसाब से जो रिलीफ है वो एसएससी को दे दी जाएगी। तो इससे इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन टेरिटरी की गवर्नमेंट के लेवल पर जो एग्रीमेंट की प्रिपरेशन में जो टाइम कंज्यूम होता है वो बच पाएगा। इसी थॉट के साथ ये सेक्शन लाया गया। तो देखिए इस केस में क्या होगा, एक्चुअली इंडिया में कोई एसोसिएशन स्पेसिफाई कर दिया जाएगा एंड आउटसाइड इंडिया किसी स्पेसिफाइड टेरिटरी में कोई एसोसिएशन स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। ये दोनों ही एसोसिएशन अपने लेवल पर एक एग्रीमेंट में एंटर करेंगे। ओके, वो एग्रीमेंट उन्हीं पर्पसेस के लिए होगा जो भी आपने देखे थे, डबल टैक्सेशन रिलीफ ग्रांट करने के लिए, डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस के लिए, इनकम टैक्स इवेजन, इनकम टैक्स अवॉइडेंस के प्रिवेंशन के लिए, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए और टैक्स रिकवरी में एक दूसरे को असिस्ट करने के लिए। जब ये डीटीडब्ल्यूए एसोसिएशन के लेवल पर एंटर हो जाएगा तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करके उस एग्रीमेंट को एडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट कर देंगी कि हां जो उस स्पेसिफाइड टेरिटरी में लोकेटेड पर्सन को जो डबल टैक्सेशन रिलीफ है वो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली इन इंडिया प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा आइए अब मैं जरा कुछ और चीजें आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये इस रूल 128 की यहां पर पहले दिखाता हूं कि अगर आउटसाइड इंडिया कोई इनकम टैक्स आपने पे कर रखा है, ओके, और अगर आपने उस फॉरेन टैक्स या उसके पार्ट के रिस्पेक्ट में अगर उस फॉरेन कंट्री में कोई डिस्प्यूट अगर रेज कर रखा है तो वो फॉरेन टैक्स जिसके पेमेंट को आप एग्री नहीं कर रहे, जिसको आपने वहां ऑब्जेक्ट कर रखा है, अब आप चाहो कि उसके रिस्पेक्ट में इंडिया में अभी आपको कोई क्रेडिट मिल जाए, नहीं मिलेगा प्रेजेंटली, मतलब इनिशियली आपको उसके रिस्पेक्ट में कोई क्रेडिट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कब मिल पाएगा, सुनिए, तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स याद कीजिए, अगर किसी फॉरेन टैक्स पेमेंट पर डिस्प्यूट की वजह से अगर आपको सेक्शन 90, 91 में कोई क्रेडिट अगर पहले नहीं मिल पाया है और बाद में आप केस हार जाते हैं, मतलब आउटसाइड इंडिया अगर वो डिस्प्यूट सेटल हो जाता है और आपका वो फॉरेन टैक्स पेमेंट कंफर्म हो जाता है, तो आप बस उस मंथ में, जिस मंथ में ये डिस्प्यूट सेटल हुआ, उस मंथ के क्लोजिंग से 6 मंथ्स के अंदर एसएससी एओ को एक तो फॉरेन डिस्प्यूट सेटल हो गया है इस बात का एविडेंस, मतलब उस फॉरेन अपील के अथॉरिटी का जो ऑर्डर है, मतलब जो भी आपने फॉरेन कंट्री में अपील वगैरह फाइल की थी उसमें जो फाइनल ऑर्डर आया है उसकी कॉपी, इसके अलावा फॉरेन कंट्री में जो आपने टैक्स पे किया उसका एविडेंस, उस टैक्स पेमेंट का एविडेंस, इस अंडरटेकिंग के साथ में कि हां हमने अभी तक इस फॉरेन टैक्स का कोई क्रेडिट पहले नहीं लिया है और ना हम फ्यूचर में लेंगे। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि उन्होंने उस अर्लियर ईयर के लिए पहले बिना फॉरेन टैक्स के क्रेडिट के
जो अपना ऑर्डर पास कर रखा था उस असेसमेंट ऑर्डर को, या इंटीमेशन गई थी तो उस इंटीमेशन को वो सेक्शन 154 में रेक्टिफाई करें और जिस फॉरेन टैक्स का उन्हें पहले क्रेडिट नहीं दिया गया था अब उसको अलाउ कर दें। तो ये बात माय डियर फ्रेंड्स अरुण जेटली जी ने, जो पहले रूल 128 का केवल पार्ट हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने लॉ में उसको इस प्लेस दे दिया जिससे कि जो अनसर्टेनिटी है वो कम और खत्म हो सके। और माय डियर फ्रेंड्स एक बड़ा पॉपुलर जो रूल रहा है रूल 128 फॉरेन टैक्स क्रेडिट को लेकर, वो भी मैं रिकॉल आपको करा देता हूं। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, एसएससी इंडिया जिसको फॉरेन टैक्स का क्रेडिट मिले उसका इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है। ओके वेरी डियर फ्रेंड्स, तो देखिए एक छोटी सी बात आपने कंसीडरेशन में ये लेकर चलनी है कि अगर सपोज कोई इंडिया बेस्ड पर्सन ये कहता है क्या कि हमने फॉरेन कंट्री में अपनी इस इनकम पर इतना टैक्स पे कर रखा है, तो सर्टेनली आपको उस फॉरेन टैक्स का जो क्रेडिट है, आपने आउटसाइड इंडिया किसी कंट्री या टेरिटरी में जो फॉरेन टैक्स पे कर रखा है उसके रिस्पेक्ट में जो क्रेडिट है वो हम आपको उस ईयर में अलाउ करेंगे जिस ईयर में आप उस टैक्स से कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकम है वो इंडिया में टैक्स देने के लिए ऑफर करेंगे। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको करंट ईयर में कोई एडवांस पेमेंट वहां मिला था जिस पर आपका टीडीएस हो गया है या आपने अदरवाइज टैक्स भर दिया है, वो इनकम आपकी नेक्स्ट ईयर से पड़ी इनकम है, आप नेक्स्ट ईयर में इंडिया में टैक्स के लिए ऑफर करने वाले, तो नेक्स्ट ईयर में ही आपको उस फॉरेन टैक्स का जो क्रेडिट है वो मिल पाएगा। ओके, अब यहां पर जो ये बात चली है फॉरेन टैक्स की, तो फॉरेन टैक्स जिसका क्रेडिट हम आपको देने की यहां सब रूल 1 में बात कर रहे हैं उसका मतलब हम किससे लेंगे? तो फ्रेंड्स किसी ऐसी कंट्री या टेरिटरी के रिस्पेक्ट में जिसके साथ इंडिया का डीडीडब्ल्यूए हो रखा हो, तो ऐसे केस में फॉरेन टैक्स का मतलब किससे लिया जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, द टैक्स कवर्ड अंडर द सेड एग्रीमेंट। तो अगर इंडो यूएस डीडीडब्ल्यूए में ये लिखा है कि यूएस में पे किए जाने वाले इनकम टैक्स में जहां फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स और आपने सोशल सिक्योरिटी टैक्स, इस तरह से 3 लेवल पर फॉरेन कंट्री यूएस में टैक्स भर रखा है, लेकिन ट्रीटी कहती है केवल फेडरल टैक्स का ही क्रेडिट अलाउ किया जाएगा, तो केवल फेडरल टैक्स ही यहां फॉरेन टैक्स में आएगा, मतलब उसी का क्रेडिट यहां आपको मिल पाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ऐसी कंट्री के रिस्पेक्ट में जिसके साथ इंडिया का डीडीडब्ल्यूए नहीं हो रखा है, वहां फॉरेन टैक्स का मतलब आप किससे लोगे? जो सेक्शन 91 की एक्सप्लेनेशन में आपने देखा था, मतलब डबल टैक्स्ड इनकम से एट्रिब्यूटेबल इंडियन टैक्स और फॉरेन टैक्स व्हिचएवर इज लोअर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जो क्रेडिट हम आपको अलाउ करने की बात कर रहे हैं ना, वो केवल आउटसाइड इंडिया पे किए गए टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस के रिस्पेक्ट में अवेलेबल होगा। मतलब आपने अगर बाहर कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, अगर आपने बाहर कोई इंटरेस्ट फ्री पेनल्टी अगर पे कर रखी है तो उसके रिस्पेक्ट में आप यहां पर डबल टैक्स एंड रिलीफ की एक्सपेक्टेशन ना रखें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो फॉरेन टैक्स के क्रेडिट के इफेक्ट की जहां तक बात है वो किस तरह से हम आपको देंगे, तो देखिए आपका जो भी उस फॉरेन इनकम के रिस्पेक्ट में इंडियन इनकम टैक्स है, एक्ट में टैक्स पेबल बनता है, और जो आपने फॉरेन टैक्स पे कर रखा है उनमें से जो भी लोअर होगा उसका क्रेडिट यहां पर आपको दिया जाएगा। और प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्ट किया गया क्या कि अगर आपने जो फॉरेन टैक्स आपने भर रखा है, अगर वो इंडिया में उस इनकम पर आपका जो टैक्स पेबल बनता है उससे ज्यादा अगर आप बाहर पे करके आए तो इंडियन गवर्नमेंट कोई रिफंड चेक अपने लेवल पर आपके लिए नहीं बनाएंगी, वो एक्सेस इग्नोर कर दिया जाएगा। एंड सबसे जरूरी बात कि अगर आपने फॉरेन टैक्स पे किया है तो फॉरेन करेंसी में वो अमाउंट आपको गिवन हो, पूरा चांस बनता है, तो आप उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने आउटसाइड इंडिया जिस भी मंथ में वो टैक्स पे किया बाय वे ऑफ टीडीएस अदरवाइज, उस मंथ से इमीडिएट प्रेसिडिंग मंथ का जो लास्ट डे होगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपोज फरवरी मंथ में बाय वे ऑफ टीडीएस अगर आपका बाहर टैक्स पेमेंट हुआ है तो 31 जनवरी का जो टीटीबीआर होगा वो कन्वर्जन में यूज किया जाएगा। यही बात माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और आप फॉरेन टैक्स का क्रेडिट चाहते हो तो वो क्रेडिट आपको मिलेगा, लेकिन एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है कि एसएससी को माय डियर फ्रेंड्स जो भी फॉरेन कंट्री, फॉरेन टेरिटरी में इनकम हुई हो जिसे वो टैक्सेशन के लिए ऑफर कर रहे हैं, ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स वो ऐसी इनकम का उस पर फॉरेन कंट्री में जो भी उनका टीडीएस हुआ या अदरवाइज उन्होंने जो टैक्स पे किया, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वेरीफाई करने के बाद में एक स्टेटमेंट वो ऐसी इनकम का फर्निश करें। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स एक सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट जिसमें नेचर ऑफ इनकम एंड टीडीएस या अदरवाइज जो एसएससी ने उस इनकम पर जो टैक्स पे कर रखा है, इस बात का एक सर्टिफिकेट उन्हें फॉरेन टैक्स अथॉरिटी से एक्वायर करके, ऑब्टेन करके फर्निश करना होगा। सपोज फॉरेन टैक्स अथॉरिटी से नहीं मिल पा रहा है तो जो भी आपके फॉरेन पेयर है जिनसे आपने वो इनकम रिसीव की थी, जिन्होंने आपकी उस इनकम पर टीडीएस काट के गवर्नमेंट को वहां जमा कराया था, आप उस फॉरेन पेयर से ये जो सर्टिफिकेट है वो ऑब्टेन कर लेना। लेकिन नहीं हो पा रहा है तो फिर चलो स्टेटमेंट से काम चलाएंगे। आप अपने द्वारा जो साइंड स्टेटमेंट है उस साइंड स्टेटमेंट में अपनी फॉरेन इनकम का नेचर एंड जितना भी आपने
बाहर टैक्स पे किया है बाय वे ऑफ टीडीएस, अदरवाइज आप अपने द्वारा साइंड एक स्टेटमेंट से वो डिक्लेयर करना, उसमें आपको फॉरेन टैक्स पेमेंट की जो एक्नॉलेजमेंट है, अगर टीडीएस है तो टीडीएस का जो प्रूफ है वो अटैच करना होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात कि ये जो स्टेटमेंट इन्हें फर्निश करना है या ये जो सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट जो ये पार्ट 2 का देना है, ये कब तक देना है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इन्हें जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की क्लोजिंग डेट है उससे पहले उन्हें फर्निश करना है। मतलब जिस भी प्रीवियस ईयर में उन्होंने इनकम टैक्स के लिए ऑफर की हुई है ना, हाँ माय डियर फ्रेंड्स, उस प्रीवियस ईयर के लिए रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने की डेट पर या उससे पहले उन्हें ये फर्निश करने होंगे। और उन्हें डबल टैक्सेशन रिलीफ मिल पाए इसके लिए जरूरी है कि एसएससी ने अपनी जो आईटीआर है वो सेक्शन 139(1) की ड्यू डेट में या बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट के तहत फर्निश भी की हो। ओके, तो फ्रेंड्स अब इसी पर एक रूलिंग में आपको रिफ्रेश करा दूं। एक्चुअली मद्रास हाईकोर्ट के सामने इस तरह का इशू गया जहां एसएससी ने, अच्छा एक और बात उससे भी पहले फ्रेंड्स, जो आप ये टाइम लिमिट अभी देख रहे हैं ना एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की, यस माय डियर फ्रेंड्स, पहले ये जो टाइम लिमिट थी ये टाइम लिमिट रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक हुआ करती थी। तो मैं मद्रास हाईकोर्ट के जिस केस की बात कर रहा हूं उस टाइम पर ये जो फॉर्म नंबर 67 वगैरह की जो रिटर्न जो फर्निशिंग ड्यू डेट थी वो ड्यू डेट फॉर आरओआई हुआ करती थी। ओके, मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि एसएससी ने अपनी आईटीआर में जो फॉरेन टैक्स पेमेंट है उसका जो क्रेडिट है वो क्लेम किया, लेकिन जो उन्हें स्टेटमेंट सर्टिफिकेट फर्निश करना था, वो फॉर्म नंबर 67 वगैरह जो देना था, वो उन्होंने अपनी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक नहीं फर्निश किया था। लेकिन उनकी आईटीआर की प्रोसेसिंग भी अभी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उन्होंने वो फॉर्म नंबर 67 फर्निश कर दिया। तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपको तो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक ये फर्निश करना चाहिए था, आपने फर्निश नहीं किया, इसलिए हम आपको फॉरेन टैक्स पेमेंट का जो क्रेडिट है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं कहलाएगा। एक्चुअली अभी उन्होंने आईटीआर फाइल की, उस आईटीआर की प्रोसेसिंग तक नहीं हुई और उससे पहले अगर उन्होंने फॉर्म नंबर 67 दे दिया तो ये उनके पार्ट पर सफिशिएंट कंप्लायंस कहलाएगी। केवल उस प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के पूरे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के ड्यू डेट तक ना कंप्लाई विद होने की वजह से उनको डबल टैक्सेशन रिलीफ का जो बेनिफिट है वो उनसे नहीं छीना जाएगा। वो एक डायरेक्टरी इन नेचर ट्रीट की जाएगी, वो ऑब्लिगेटरी नहीं कहलाएगी। ओके, वो रिकमेंडेटरी नेचर की इनफैक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रीट की जाएगी। ये एक्चुअली मद्रास हाईकोर्ट ने जब ये इशू उनके सामने दुराई स्वामी कुमारस्वामी के केस में गया तो वहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो एक रूलिंग थी, यस फ्रेंड्स, जीएम निटिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की, उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर रिलाय करते हुए उन्होंने इस तरह की जो जजमेंट है वो डिलीवर की। देखिए फ्रेंड्स, पहले एडिशनल डेप्यूटेशन इन केस ऑफ सब्सटेंशियल एक्सपेंशन मिला करता था, 2005 की बात है ये। तो उस टाइम पर एसएससी ने अपनी अंडरस्टैंडिंग का सब्सटेंशियल एक्सपेंशन किया है नहीं किया है, इस बात के लिए उन्हें एक सीएस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके फर्निश करना होता था और वो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक देना होता था। लेकिन इस केस में एसएससी ने वो जो सीएस सर्टिफिकेट है वो अपना एडिशनल डेप्यूटेशन के क्लेम के लिए जो अब रिक्वायर्ड नहीं होता, पहले था सब्सटेंशियल एक्सपेंशन के केस में जब एडिशनल डेप्यूटेशन मिलता था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो एसएससी ने वो जो सीएस का सर्टिफिकेट था वो एक्चुअली जो फॉर्म 3AA के एट अराउंड इनफैक्ट लेकर दिया जाता था, वो एसएससी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के कंप्लीशन से पहले फर्निश कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके एडिशनल डेप्यूटेशन के क्लेम को अलाउ रखा कि ये जो इनफैक्ट फर्निशिंग रिक्वायरमेंट है एसएससी के पार्ट पर जो मांगे गए क्लेम के रिस्पेक्ट में जो एक सपोर्टिंग फर्निशिंग रिक्वायरमेंट है, ये डायरेक्टरी इन नेचर ट्रीट की जाएगी, ये ऑब्लिगेटरी नहीं कहलाएगी। अगर एसएससी का भी असेसमेंट कंप्लीट तक नहीं हुआ और एसएससी ने वो प्रोसीजरल कंप्लायंस कंप्लाई विद कर दी है तो ये एसएससी के पार्ट पर सफिशिएंट कंप्लायंस काउंट कर ली जाएगी। उसी पर रिलाई करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, मद्रास हाईकोर्ट ने ये जो रूलिंग है वो यहां प्रोवाइड की। तो अगर टैक्स पेयर ने अगर फॉर्म 67 को रिटर्न के साथ में फर्निश नहीं किया था, लेकिन रिटर्न की प्रोसेसिंग होती उससे पहले ही, इंटीमेशन मिलती उससे पहले ही अगर उन्होंने वो फॉर्म 67 फर्निश कर दिया तो क्या उनका जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट का जो क्लेम है वो उनका खत्म हो जाएगा? तो माय डियर फ्रेंड, रूल तो ये कहता है कि हां, आपको जो फॉर्म नंबर 67 है वो रिटर्न वो फर्निश करना होगा। और यही रूल ये भी कहता है कि आपको रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट पर या उससे पहले ये जो फॉर्म 67 है वो देना होगा। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, ये जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट जो इस केस के टाइम पर ड्यू डेट फॉर आरओआई हुआ करती थी, अब वो टाइम लिमिट माय डियर फ्रेंड्स रेलेवेंट असेसमेंट के क्लोज होने तक एक्सटेंड कर दी गई है।
ठीक है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बस यही कहा कि अभी एसएससी की रिटर्न आई थी फॉर्म 67 के बिना, कोई बात नहीं, अभी उनकी रिटर्न की प्रोसेसिंग भी नहीं हुई, इंटीमेशन भी नहीं भेजी गई, उससे पहले अगर उन्होंने फॉर्म 67 दे दिया तो ये उनके पार्ट पर सफिशिएंट कंप्लायंस कहलाएगी, क्योंकि ये जो फॉर्म 67 की रिक्वायरमेंट है केवल डायरेक्टरी इन नेचर ट्रीट की जाएगी। दिस रूल इज ओनली फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टरी इन नेचर। देयरफॉर इन द प्रेजेंट केस द क्लेम ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड। ओके, तो अब आपने प्रेजेंट सिनेरियो के और करंट सिनेरियो के एट पार अगर सिचुएशन बनानी हो तो किस तरह से बनाकर चलोगे कि अगर एसएससी से रेलेवेंट असेसमेंट की क्लोजिंग डेट निकल गई, मान लेते हैं वो फॉर्म 67 नहीं दे पाए, अभी उनकी रिटर्न की प्रोसेसिंग भी नहीं हुई, इंटीमेशन भी नहीं आई, और उसके बाद उन्होंने और उससे पहले ही उन्होंने फॉर्म 67 दे दिया, तो क्या उनका जो फॉरेन टैक्स का क्रेडिट का क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, वो डेफिनेटली यहां पर वैलिड ट्रीट किया जाएगा, उनको मिल पाएगा। ओके, तो जो ड्यू डेट बेस्ड ये केस लॉ था, अब रेलिवेंट असेसमेंट बेस्ड सिनेरियो में वो यहां वर्क करेगा। तो मैंने फ्रेंड्स डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट केस लॉस थे, जो भी रेलिवेंट रूल्स थे, वो आपको यहां पर रिफ्रेश कराए। अच्छा, रूल्स टर्म मुंह से निकल गया तो चलो मैं एक और रूल आपको रिफ्रेश करा देता हूं। देखिए, फॉर डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर पर बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में माय डियर फ्रेंड्स जो आपको हेल्पफुल प्रूव होता है, यस, जो आपको डबल टैक्सेशन रिलीफ पर बेस्ड जो माय डियर फ्रेंड्स आपको एक रूल जो हेल्पफुल प्रूव होता है, मैं वो रूल आपको और रिफ्रेश करा देता हूं, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसमें आपको जो फॉरेन इनकम की डिटेल्स है वो फॉरेन करेंसी में दे दी जाती हैं, तो उन्हें आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सैलरी, कैपिटल गेन, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हाँ केवल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, नॉट अदर इंटरेस्ट। तो ये जो चार इनकम्स हैं, इन चार इनकम्स को फॉरेन करेंसी में दिए जाने पर आप ये इनकम जिस भी मंथ में एसएससी को अर्न हुई उस मंथ के इमीडिएट प्रेसिडिंग मंथ के लास्ट डे का जो टीटीबीआर है वो यूज में लेंगे। जैसे आप अभी रूल 128 में फॉरेन टैक्स अगर आपको फॉरेन करेंसी में गिवन हो तो आप उसे इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए जो अप्रोच थी सेम टू सेम अप्रोच इन चार आइटम्स के लिए माय डियर फ्रेंड्स रूल 128 में एडॉप्ट की गई है। और आइए जो अदर इनकम्स हैं उनके लिए, जैसे अगर आपको आउटसाइड इंडिया कोई बैंक इंटरेस्ट इनकम हुई, बिजनेस इनकम हुई, रेंटल इनकम हुई, रॉयल्टी इनकम वगैरह हुई, तो उनके लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग डे का जो टीटीबीआर है वो कन्वर्जन के लिए यूज में लिया जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको एक और जो चीज है वो एडिशनली रिफ्रेश करा दिया। और अब मैं कह सकता हूं हां कि डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट रूलिंग्स वगैरह थी वो अलोंग विद रेलिवेंट रूल्स मैंने यहां पर मेन चीजें आपको रिफ्रेश करा दी हैं। और आइए अब मैं ले चलता हूं आपको जो हमारे इस रिवीजन सेशन का जो सेकंड एजेंडा है, दैट इज एडवांस रूलिंग्स को रिफ्रेश करने का। उसमें तो सबसे पहले एडवांस रूलिंग का मतलब हम किससे लेंगे, तो सेक्शन 245 एन में क्लॉज स्मॉल ए में जो एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन हमें दी गई है, रिकॉल कीजिए। अच्छा, एडवांस रूलिंग इज नथिंग बट डिटर्मिनेशन, एडवांस रूलिंग इज नथिंग बट एन ओपिनियन और व्यू और डिसीजन और जजमेंट एज गिवन बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, है ना, सिंपल है। राइट फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन कोई भी क्वेश्चन उसके माइंड में, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो अगर पर्सन एप्लीकेंट की डेफिनेशन में अगर फॉलो करता है तो वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में उस क्वेश्चन को लेकर जा सकता है। तो बोर्ड उस क्वेश्चन पर जो अपना डिसीजन दें, जो डिटर्मिनेशन करें, दैट इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग। तो किन किन केसेस में ये पॉसिबल है वो मैं आपको रिफ्रेश कराता हूं, सुनिए। तो फ्रेंड्स, नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट के द्वारा किसी भी पर्सन के साथ एंटर किए जा चुके ट्रांजैक्शन या एंटर किए जाने के लिए प्रपोज किए गए ट्रांजैक्शन के रिलेशन में बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स के द्वारा किया गया जो डिटर्मिनेशन है वो एडवांस रूलिंग कहलाता है। इसी तरह से सपोज रेजिडेंट एप्लीकेंट किसी नॉन रेजिडेंट के साथ में किसी ट्रांजैक्शन में एंटर कर चुके हैं या एंटर करने वाले हैं, तो रेजिडेंट एप्लीकेंट के द्वारा नॉन रेजिडेंट के साथ में एंटर किए जा चुके ट्रांजैक्शन या एंटर किए जाने के लिए प्रपोज किए गए ट्रांजैक्शन से अराइज होने वाली नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी के रिलेशन में बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा किया गया जो डिटर्मिनेशन है दैट इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग। इसके अलावा इसके मीनिंग में और कौन सा केस कवर किया गया है फ्रेंड्स, तो रेजिडेंट एप्लीकेंट के द्वारा एंटर किए जा चुके ट्रांजैक्शन या एंटर किए जाने के लिए प्रपोज किए गए ट्रांजैक्शन के रिलेशन में एक्चुअली रेजिडेंट एप्लीकेंट के द्वारा एंटर किए जा चुके ट्रांजैक्शन या एंटर किए जाने के लिए प्रपोज किए गए ट्रांजैक्शन से अराइज होने वाली उस रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी के रिलेशन में बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा किया गया जो डिटर्मिनेशन है वो एडवांस रूलिंग में कवर्ड है। अब यहीं रुकिए जरा,
सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट आपने माय डियर फ्रेंड्स यहां पर देखा, ये जो फर्स्ट पार्ट आपने सबसे पहले यहां देखा, यहां पर एप्लीकेंट कौन थे, तो जो एप्लीकेंट की डेफिनेशन गिवन है ना सेक्शन 245 एन क्लॉज बी में, हाँ वहां पर फर्स्ट पार्ट के लिए जो एप्लीकेंट है वो कौन है, जैसा कि आपको अपीयर हो भी रहा है, दैट इज नॉन रेजिडेंट। सेकंड पार्ट के लिए जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट कौन है, तो माय डियर फ्रेंड्स रेजिडेंट डीलिंग विद नॉन रेजिडेंट। ओके, अच्छा ये जो थर्ड पार्ट है दैट इज सब क्लॉज 2A बेयर एक्ट में, इसके लिए जो एप्लीकेंट है वो कौन है, नोटिफाइड रेजिडेंट। और सर किनको नोटिफाई किया गया है, अरे कोई ऐसा रेजिडेंट जो अपने वन और मोर ट्रांजैक्शन जिनके रिस्पेक्ट में वो एडवांस रूलिंग ऑब्टेन करना चाहता है, एक्चुअली जिस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में वो एडवांस रूलिंग ऑब्टेन करना चाहता है, ऐसे एंटर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शंस की एग्रीगेट वैल्यू अगर 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो, तो 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा की वैल्यू के ट्रांजैक्शन, 100 करोड़ रुपीस या इससे ज्यादा की वैल्यू के वन और मोर ट्रांजैक्शन से अराइज होने वाली टैक्स लायबिलिटी के रिलेशन में जो रेसिडेंट है वो या नोटिफाइड रेजिडेंट बनाए गए। इन शॉर्ट अगर मैं आपको रिफ्रेश कराऊं तो ये मेरा ये कहना बनता है कि 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा की वैल्यू के ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाला पर्सन या नोटिफाइड रेजिडेंट कहलाएगा। वो ऐसे ट्रांजैक्शन से अराइज होने वाली टैक्स लायबिलिटी के रिलेशन में बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में आ पाएगा। बोर्ड के द्वारा इस रिलेशन में जो डिटर्मिनेशन किया जाएगा वो एडवांस रूलिंग कहलाएगी। और एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन में जो सेकंड लास्ट पार्ट कवर किया गया है, वहां माय डियर फ्रेंड्स किस तरह का केस कवर किया गया है कि अगर कोई असेसी की टोटल इनकम की डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू जो किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी इवन आईटीएटी के यहां पर पेंडिंग हो, तो ऐसे पेंडिंग इशू के रिलेशन में बोर्ड के द्वारा जो डिटर्मिनेशन किया जाएगा वो भी एडवांस रूलिंग कहलाएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स यहां पर एप्लीकेंट कौन होंगे, तो नोटिफाइड रेजिडेंट। और जो इस पर्पस के लिए नोटिफाइड रेजिडेंट है वो कौन है, तो अब अभी तक एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी नोटिफाई की गई है। एंड फ्रेंड एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन में एक केस और जो कवर किया गया है वो कौन सा केस कवर किया गया एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन में, एक केस याद कीजिए कौन सा और कवर किया गया है, अरे कोई भी पर्सन चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, अभी वो किसी अरेंजमेंट में एंटर करने के लिए प्रपोज मतलब प्लान कर रहे हैं, अभी उस अरेंजमेंट में एंटर किया नहीं है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि वो अरेंजमेंट कहीं गार चैप्टर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं बन जाएगा। क्या वो अरेंजमेंट इंपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कहलाएगा, क्या गार के प्रोविजंस में वो आ पाएगा या नहीं, इस पर वो डिटर्मिनेशन के लिए बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में आना चाहते हैं, आ सकते हैं। और बोर्ड के द्वारा इस रिलेशन में रेस किए गए क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उस पर बोर्ड के द्वारा जो डिटर्मिनेशन किया जाएगा वो भी एडवांस रूलिंग कहलाएगा। तो ये चैप्टर 10 किसका है फ्रेंड्स, गार का है। तो यहां पर एप्लीकेंट कौन होगा, तो यहां पर एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, दैट इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो आई होप यहां तक की जो चीज है वो आपको क्लियर हो रही होंगी। एडवांस रूलिंग की देखिए आपको एग्जाम में टाइम टू टाइम क्वेश्चन इस तरह का दिया जाता रहा है कि एडवांस रूलिंग का जो मीनिंग है वो बताइए, तो एडवांस रूलिंग के मीनिंग में आपको बस इसी तरह की जो चीजें हैं वो वहां प्रोवाइड करनी है। और एक क्वेश्चन और एग्जामिनर का फेवरेट है इस रिलेशन में, वो ये पूछते हैं आपसे कि भाई एडवांस रूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो एप्लीकेंट नॉन रेजिडेंट ही बन सकता है, क्या ये बात पूरी तरह से सही है? हम कहेंगे नहीं, एक्चुअली एप्लीकेंट की डेफिनेशन में रेजिडेंट डीलिंग विद नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट भी तो कवर्ड है। एप्लीकेंट की डेफिनेशन में नोटिफाइड रेजिडेंट वो 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा की वैल्यू के ट्रांजैक्शन वाले रेजिडेंट भी तो कवर्ड है। वहां नोटिफाइड रेजिडेंट दैट इज जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो भी तो एप्लीकेंट की डेफिनेशन में कवर्ड है। और कोई अरेंजमेंट इंपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कहलाएगा, क्या गार के प्रोविजन में आ पाएगा या नहीं, तो वहां पर भी तो एप्लीकेंट रेजिडेंट हमें नजर आ सकते हैं ना। तो ये कहना कि जो एडवांस रूलिंग का चैप्टर है ये तो केवल नॉन रेजिडेंट के लिए ही रेलिवेंट है, एप्लीकेबल है, ये कहना सही नहीं होगा। ओके देन माय डियर फ्रेंड्स, अब जो बात चली है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, सेक्शन 245 ओबी सीजी को एम्पावर करता है क्या कि आप एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस करने के लिए वन और मोर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय डियर फ्रेंड्स ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन इशू करने, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन इशू करके वन और मोर बोर्ड्स फॉर एडवांस रूलिंग नोटिफाई करेंगी। एंड बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में बेसिकली होगा कौन, तो 2 मेंबर होंगे और ईच ऑफिसर
एटलीस्ट चीफ कमिश्नर रैंक का जो ऑफिसर है वो होगा, चीफ सीसीआईटी से लोअर रैंक का जो ऑफिसर है वो वहां नहीं होगा, और सीसीआईटी लेवल का जो ऑफिसर है जिसे बोर्ड नॉमिनेट करेंगे, ऐसे मेंबर, इनफैक्ट ऐसे 2 मेंबर्स बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का पार्ट बनेंगे। अब फ्रेंड्स, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में अगर कोई पर्सन किसी क्वेश्चन पर जो डिटर्मिनेशन है, मतलब जो रूलिंग है वो ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो इस एक्ट में एडवांस रूलिंग ऑब्टेन करने की डिजायर रखने वाला ये जो एप्लीकेंट है, ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर में वेरीफाई करने के बाद में एक एप्लीकेशन बोर्ड को फर्निश करेगा जिसमें वो उस क्वेश्चन को प्रिसाइसली स्टेट करेगा जिस पर वो एडवांस रूलिंग चाहता है। ये जो एप्लीकेशन है वो क्वाड्रुप्लिकेट मतलब 4 कॉपीज में फाइल की जाएगी एंड फॉलोइंग फी यहां अकंपनीड की जाएगी। अगर एप्लीकेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब वो जो पेंडिंग इशू पर बोर्ड के पास आई होंगी एडवांस रूलिंग ऑब्टेन करने के लिए, तो अगर एप्लीकेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो ऐसे केस में उनके लिए फीस कम है 10,000 रुपीज। लेकिन कोई भी अदरवाइज केस अगर है तो उस केस में हम ट्रांजैक्शन वैल्यू चेक करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में वो रूलिंग चाहते हैं। अगर वो 100 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो 2 लाख रुपीज, 100 करोड़ से एक्सीड करती लेकिन 300 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो 5 लाख रुपीज, और अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 300 करोड़ से भी एक्सीड करती है तो 10 लाख रुपीज की जो फीस है वो यहां लगेगी। क्या एप्लीकेशन एक बार देने के बाद विड्रॉ की जा सकती है? देन आंसर इज यस माय डियर फ्रेंड्स। एप्लीकेंट एप्लीकेशन की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को चाहे तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। क्या 30 डेज के बाद विड्रॉन पॉसिबल नहीं है? हां पॉसिबल है। एमकेजेन के केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने क्या इंटरप्रिटेशन यहां पर ली कि नो डाउट एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से तो जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन की डेट से 30 डेज के अंदर ही एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये बात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को 30 डेज के बियॉन्ड उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करने के लिए, परमिट करने के लिए एप्लीकेंट को प्रिक्लूड मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। मतलब अगर केस की सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई करती है तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की परमिशन से 30 डेज के बाद भी एप्लीकेशन को एप्लीकेंट विड्रॉ कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो लॉ है, ये वाला जो लॉ है माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉ जब माय डियर फ्रेंड्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, यस फ्रेंड्स, 1 सितंबर 21 से पहले जब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बेस्ड लॉ हुआ करता था तब ये रूलिंग आई थी। अब तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट खत्म करके उनकी जगह बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट ला दिया गया है। रेगुलर बैच में हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों लाया गया, क्या इसके कारण थे, लेकिन आप एग्जाम के लिए इतना कंसीडरेशन में लेकर चले कि सिंस अथॉरिटी बेस्ड जब लॉ हुआ करता था तब ये रूलिंग आई थी, और तब जो लॉ था यही सेम लॉ अब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग बेस्ड जो लॉ चल रहा है उसमें सेम कंटिन्यू किया गया, तो जो रूलिंग है वो भी तो सेम कंटिन्यू कहलाएगी। मतलब क्या, एग्जाम के लिए आपने बस यही कैरी करना है कि एज पर सेक्शन 245 क्यू एप्लीकेंट 30 डेज में एप्लीकेशन विड्रॉ कर पाएगा, लेकिन एमकेजन की रूलिंग को बेस बनाकर केस की सर्कमस्टेंसेस अगर जस्टिफाई करें तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन की परमिशन से वो 30 डेज के बियॉन्ड भी उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकेंगे। और आइए एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद में जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के लिए जो सिस्टम लॉ का पार्ट बनाया गया है कहां 245 आर में, वो देखिए एडवांस रूलिंग के रिलेशन में एप्लीकेशन के रिसीव होने पर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की पहली ड्यूटी क्या है कि वो उस एप्लीकेशन की कॉपी कंसर्न कमिश्नर को भेजेंगी, और अगर नेसेसरी फील हो तो वो जो भी नेसेसरी फील करें ऐसे रिकॉर्ड कमिश्नर से मांग सकेंगी। देन बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग एसएससी की एप्लीकेशन एंड मांगे गए रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के बाद में एसएससी की उस एप्लीकेशन को अलाउ मतलब एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन 3 ऐसे केसेस हैं जिनमें एप्लीकेशन को बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्ट ही करेंगे, उसको एक्सेप्ट करने की उनके पास में पावर नहीं होगी। वो कौन से केसेस हैं जिनमें एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ही की जाएगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर एप्लीकेशन में जो रेज किया गया क्वेश्चन है वो अगर एप्लीकेशन की डेट पर अगर ऑलरेडी पेंडिंग बना हुआ है, एप्लीकेंट के केस में, किसी और के केस में पेंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू अगर एप्लीकेंट के केस में अगर एप्लीकेशन की डेट पर ऑलरेडी कहीं अगर पेंडिंग चल रहा है, जैसे अगर एप्लीकेंट नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट, बस वो पब्लिक सेक्टर कंपनी वाला जो केस है वो छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो बेचारी पेंडिंग इशू ही एप्लीकेशन में ला पाएंगी, है ना। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी वाले केस को छोड़कर कोई अदर जो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट अगर होंगे तो अगर उनका केस एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू अगर उनका किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटीएटी या कोर्ट के सामने अगर ऑलरेडी पेंडिंग बना हुआ है तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी। और जिसको यहां से बाहर कर दिया गया था दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी, अगर उनके केस में एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू उनका इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटीएटी के यहां पेंडिंग हो चलेगा।
वो इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटीएटी के यहां पर जो इशू पेंडिंग होगा उसे ही बोर्ड के पास में ला सकेंगी, राइट ना। तो अगर उनके केस में वो इशू अगर कोर्ट में अगर पेंडिंग हुआ तो उनकी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो प्रैक्टिकली तो वो कोर्ट के सामने पेंडिंग इशू पर अथॉरिटी के पास आ ही नहीं पाएंगी, केवल आईटीए या आईटीएटी के यहां पर पेंडिंग इशू को ही वो एप्लीकेशन में रेस कर पाएंगे। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये कहा जा सकता है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में अगर एप्लीकेशन में रेस किया गया इशू अगर कोर्ट में अगर ऑलरेडी पेंडिंग बना हुआ है तो फिर वो एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट ही की जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू किसी प्रॉपर्टी की एफएमबी की डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है या फिर अगर एप्लीकेशन में जो रेज किया गया इशू है वो किसी एसेट ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है जिसको टैक्स अवॉइडेंस के लिए अगर डिजाइन किया गया है, तो अगर कोई पर्सन टैक्स अवॉइडेंस की अगर इंटेंट रखता है तो उसमें बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग उन्हें असिस्ट ना करें। इस इंटेंट के साथ में ये जो केस है वो यहां पर रखा गया। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर कंपनी वो तो लाएंगी प्रैक्टिकली पेंडिंग इशू को, मतलब पेंडिंग दैट इज डिस्प्यूटेड इशू को, तो उनके केस में ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं बनेगी। देन फ्रेंड्स, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही है तो रिजेक्शन के जो रीजंस है, एक्चुअली पहले तो रिजेक्शन से पहले एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी। रीजंस ऑफ रिजेक्शन उस रिजेक्शन ऑर्डर में दिए जाएंगे। उस ऑर्डर की एक कॉपी एप्लीकेंट एंड एक डिपार्टमेंट दैट इज कमिश्नर को भेज दी जाएगी। लेकिन अगर एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है तो ऐसे केस में बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की ड्यूटी है कि वो ऑल द थिंग्स को कंसीडरेशन में ले लेने के बाद में एप्लीकेशन में रेज किए गए क्वेश्चन पर अपनी जो एडवांस रूलिंग है उसको प्रोनाउंस करें। अगर एप्लीकेंट से रिक्वेस्ट रिसीव होती है तो ये जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है वो अपनी रूलिंग प्रोनाउंस करने से पहले एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी प्रोवाइड करें। सर ये जो रूलिंग है वो कब तक इन्हें प्रोनाउंस करनी होती है? तो एप्लीकेशन की डेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर, और जो भी वो ऑर्डर पास करेंगे रूलिंग के प्रोनाउंसमेंट का उसकी एक कॉपी एप्लीकेंट को एंड एक कॉपी कमिश्नर को भेज देंगे। एंड एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन क्या है, सोचो जरा, अगर सपोज कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी एक्स लिमिटेड है, मान लेते हैं ईओ के सामने उनका असेसमेंट पेंडिंग चल रहा था। अब जो असेसमेंट में पेंडिंग इशू था वो उसे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास ला सकती थी, वो ले आई। तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जब तक अपना ऑर्डर पास ना कर दे तब तक ईओ की ड्यूटी है कि वो वेट करें। हाँ, वो बोर्ड का जब ऑर्डर आ जाए उसके बाद अपना असेसमेंट ऑर्डर बनाए। इस तरह का मैसेज लॉ मेकर्स ने 245RR में कन्वे किया हुआ है। इवन उन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ साथ एपलेट ट्रिब्यूनल को भी वेट करना रिक्वायर बना दिया है कि अगर रेजिडेंट एप्लीकेंट के द्वारा अगर कोई एप्लीकेशन बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास फर्निश की जा चुकी है तो उस एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कोई भी इशू डिसाइड करने में ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटी या एपलेट ट्रिब्यूनल है ये जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो ऐसे इशू को डिसाइड करने के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे। मतलब उन्हें बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के ऑर्डर का वेट करना होगा। उसके ऑर्डर के आ जाने के बाद ही वो अपने उस इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने उस केस को डिस्पोज ऑफ करें, एपलेट ट्रिब्यूनल अपना जो एपलेट ऑर्डर है वो पास करें। और फ्रेंड्स, पहले सेक्शन 245S के अकॉर्डिंगली जो एपलेट जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस कर देती थी वो बाइंडिंग फैक्ट रखती थी, है ना। वो एक्चुअली ना सिर्फ एप्लीकेंट बल्कि कमिश्नर और उनके सबऑर्डिनेट लाइक ईओ वगैरह पर वो बाइंडिंग होती थी। आपको याद होगा फाइनेंस एक्ट 1921 से पहले बेसिकली जो एक सेक्शन 245S था वो हुआ करता था, लेकिन अब वो डिलीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आप एडवांस रूलिंग को चैलेंज कर सकते हैं सेक्शन 245W के अकॉर्डिंगली। कहां? हाई कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर सपोज बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा जो रूलिंग प्रोनाउंस की गई है, ओके, या बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ने रूलिंग प्रोनाउंस नहीं की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एप्लीकेशन के रिजेक्शन का ऑर्डर बना दिया, तो उसके अगेंस्ट में एप्लीकेंट या अगर डिपार्टमेंट अगर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के ऑर्डर से अगर एग्रीड है तो डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर डिसीजन लेंगे कि अपील करनी या नहीं करनी है। तो इनकी डायरेक्शन पर असेसिंग ऑफिसर हाई कोर्ट में जो अपील है वो ले जा सकेंगे, लेकिन विद इन 60 डेज। डियर फ्रेंड्स, वो जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का रूलिंग के प्रोनाउंसमेंट वाला ऑर्डर या फिर प्रैक्टिकली एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन के रिजेक्शन का ऑर्डर जब भी कम्युनिकेट हुआ हो, मतलब एसएससी या डिपार्टमेंट जो भी अपील में इंटरेस्ट रखते हैं उनको जब भी वो बोर्ड का ऑर्डर मिला हो, उस ऑर्डर के मिलने की डेट से 60 डेज के अंदर अंदर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड मैनर में वो हाईकोर्ट में जो अपील है वो फाइल कर सकेंगे। हालांकि हाईकोर्ट बिलेटेड अपील भी एडमिट कर सकते हैं, लेकिन बिलेटेड अपील कितनी बिलेटेड, दैट इज 30
डेज तक, मतलब जो 60 डेज की टाइम लिमिट है ना उसके बाद में, बट अप टू 30 डेज। तो मतलब क्या कि हाई कोर्ट भी 30 डेज से ज्यादा का जो एक्सटेंशन है वो यहां पर ग्रांट नहीं कर सकेंगे। ओके, तो आपको एग्जाम में इस पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए इसकी संभावना ज्यादा बनती है, क्योंकि एक सिस्टम चेंज हुआ। पहले जो एडवांस रूलिंग की स्कीम थी उसमें एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट में अपील पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है उसके तहत अब आप एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट में जो अपील है वो ले जा सकेंगे। कहां होगी अपील? तो माय डियर फ्रेंड सीधा हाई कोर्ट में 60 डेज का टाइम मिलेगा, 30 डेज का एक्सटेंशन हाई कोर्ट आपको दे सकेगा। ओके, देन एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी अराइज होती है कि हो सकता है कि बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ने जो ऑर्डर पास किया उन्हें बाद में कमिश्नर की रिप्रेजेंटेशन पर या अदरवाइज ये मालूम चला कि एसएससी ने तो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का फैक्ट करके हमसे जो बेनिफिशियल रूलिंग है वो ऑब्टेन कर ली है, तो फिर ऐसे केस में बोर्ड के लिए ओपन है कि वो अपनी उस रूलिंग को वॉइड इश्यू डिक्लेयर कर सके। और अगर बोर्ड ऐसा करते हैं तो फिर उस केस में यह मानते हुए कि रूलिंग कभी प्रोनाउंस हुई नहीं थी, एक्ट की जो ऑल अदर प्रोविजंस है वो अकॉर्डिंगली अप्लाई होंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो रूलिंग का फायदा एसएससी ले चुका है, जो बेनिफिट वो अवेल कर चुका है, वो विड्रॉ करने के लिए एओन के केस ओपन और रीओपन करना चाहेगा। हो सकता है टाइम लिमिट के प्रोविजन सपोर्ट ना करें, तो लॉ मेकर्स ने एक्स्ट्रा टाइम दिया कि जिस डेट पर रूलिंग प्रोनाउंस हुई थी उस डेट से लेकर जब रूलिंग को वॉइड किए जाने का ऑर्डर बोर्ड ने पास किया है, ये जो पीरियड जितने टाइम तक रूलिंग इन्फोर्स रही थी, ये जो पीरियड है ये नॉर्मल टाइम लिमिट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा, मतलब ये पीरियड एओ को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यही बात है सेक्शन 245 में माय डियर फ्रेंड्स लॉ में एग्जिस्ट कर रही है। आप देखिए, तो जहां पर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को अगर कमिश्नर के द्वारा कंप्लेंट किए जाने पर, मतलब कमिश्नर की रिप्रेजेंटेशन पर या अदरवाइज लाइक सुओ मोटो, ये पता लगता है कि जो रूलिंग उन्होंने प्रोनाउंस किया है, एप्लीकेंट ने उनसे ऑब्टेन किया है, वो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पर ऑब्टेन किया, तो फिर ये बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग एक ऑर्डर पास करके अपनी उस रूलिंग को वॉइड इश्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके ऐसे केस में फिर क्या होगा, एक्ट के जो ऑल प्रोविजंस है वो एप्लीकेंट पर इस तरह से अप्लाई होंगे कि ये रूलिंग कभी प्रोनाउंस हुई नहीं थी। अब ऑल अदर प्रोविजंस में तो टाइम लिमिट के प्रोविजंस भी आ जाएंगे। हाँ, तो टाइम लिमिट के जब प्रोविजन अप्लाई करने की बात आएगी तो उसमें से एक पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब एक पीरियड ऐड कर दिया जाएगा जो उस डेट से स्टार्ट होगा जिस डेट पर रूलिंग प्रोनाउंस हुई थी, और ये पीरियड उस डेट पर खत्म होगा जिस डेट पर वो रूलिंग वॉइड डिक्लेयर की गई है। मतलब नॉर्मल टाइम लिमिट में ये जो पीरियड है वो ऐड कर दिया जाएगा। अब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को एक ड्यूटी दी गई है कि भैया अगर आपके पास में एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन आए तो उस एप्लीकेशन को आप एंटरटेन करना, रूलिंग प्रोनाउंस करना, वो अपनी ड्यूटी को वेल मैनर में परफॉर्म कर पाए, इसके लिए जरूरी होगा कि उनको कुछ पावर दी जाए। तो जो आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन देयर पावर्स चैप्टर में सेक्शन 131 देखते हो ना, समन इशू करने की पावर वाला, हाँ, वो सेक्शन 131 की जो पावर है वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग भी यहां एक्सरसाइज कर सकेंगे। सेक्शन 245U से ये रास्ता उनके लिए खोल दिया गया है। तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में सेक्शन 131 में पावर है ना, वही सेम पावर बेयर एक्ट में सेक्शन 245U में बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के लिए एक्सरसाइजेबल बना दी गई है। जैसे 131 में किस तरह की पावर याद कीजिए आप फ्रेंड्स, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन, मतलब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने की, या किसी पर्सन की अटेंडेंस एनफोर्स करने की, उनका ओथ पर एग्जामिनेशन करने की, उनसे बुक्स अकाउंट्स वगैरह मंगाने की, कमीशन इशू करने की। तो ये जो पावर्स हैं ये बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग भी एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो 245N से लेकर सेक्शन 245U तक जो लीगल प्रोविजंस एडवांस रूलिंग चैप्टर के आपके लिए रेलिवेंट थे वो मैंने आपको रिफ्रेश कराए, लेकिन सेशन बाइंड ऑफ करने से पहले एक रेलिवेंट रूलिंग मैं आपके साथ में और डिस्कस कर लेना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर केस में हमें यह देखने को मिला, जैसी फॉरेन कंपनी थी वो अक्रॉस द वर्ल्ड जो अपने इक्विपमेंट अपने कस्टमर्स को सप्लाई करती थी, उनके कुछ कस्टमर्स इंडिया में भी थे। तो प्रीवियस 1910 में उन्होंने इंडियन कस्टमर्स को भी वो इक्विपमेंट सप्लाई किए। उनकी अदरवाइज भी इनकम्स थी, उन्होंने अपनी इंडिया में रेलिवेंट असेसमेंट की जो आईटीआर है वो फाइल की। एओ ने केस उनका स्क्रूटनी में लगाया और एक स्टैंडर्ड प्रिप्रिंटेड फॉर्मेट में, मतलब जनरल सेंस में एक नोटिस उनके पास आया जिसमें एओ ने कहा कि हम आपका इस प्रीवियस ईयर इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट 2010-11 का जो केस है वो स्क्रूटनी में सिलेक्ट कर रहे हैं। किसी भी इशू पर कुछ भी मांगा नहीं गया है, एक स्टैंडर्ड प्रिप्रिंटेड फॉर्मेट में जनरल सेंस में जो नोटिस है वो एसएससी को दे दिया गया है कि वी आर गोइंग टू सिलेक्ट योर दिस केस अंडर स्क्रूटनी, दैट्स इट। ओके, अब फॉरेन कंपनी को, एसएससी कंपनी को ये लगा कि जो उनके इंडियन कस्टमर के साथ में इक्विपमेंट सप्लाई के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनमें एओ नेगेटिव ट्रीटमेंट दे सकता है। तो एओ उन पॉइंट पर आता उससे पहले ही एसएससी कंपनी ने बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर दी और उसमें उन्होंने इंडियन
कस्टमर्स को जो इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं, इनसे रिलेटेड जो टैक्स इंप्लीकेशन है वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से रिक्वेस्ट किया गया। तो क्या ये एप्लीकेशन वैलिड होगी? एक्चुअली बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का ये कहना है कि सिंस आपको इस साल के रिस्पेक्ट में स्क्रूटनी का नोटिस आ गया है, मतलब आपका इस टाइम पर जो एप्लीकेशन में रेज किया गया मैटर है वो एओ के सामने पेंडिंग है, इसलिए हम पेंडिंग इशू पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 245R कहता है कि एप्लीकेशन में जो रेज किया गया इशू है वो एप्लीकेशन की डेट पर पेंडिंग आपके केस में नहीं होना चाहिए और आपको स्क्रूटनी का नोटिस मिल गया है। जबकि माय डियर फ्रेंड्स, एओ इस मैटर पर आया है इस डेट पर, उन्होंने इस डेट पर 142(1) में नोटिस दिया और उस नोटिस से उन्होंने जो इंडियन कस्टमर्स को इक्विपमेंट सप्लाई के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मांगी है। तो ह्योसन कॉर्पोरेशन के केस में जब ये इशू दिल्ली हाई कोर्ट के पास में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि सिंस एओ ने एप्लीकेशन में रेज किया गया जो ये इशू है इस पर जो इंफॉर्मेशन है वो इस डेट पर रिक्वेस्ट की है, तो ये मैटर इस डेट पर पेंडिंग कहलाएगा, ना कि इस डेट पर। मतलब क्या कि बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की ड्यूटी बनती है कि वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, एप्लीकेशन वैलिड कहलाएगी, ये एप्लीकेशन वैलिड कहलाएगी क्योंकि एप्लीकेशन में जो रेज किया गया इशू है वो एप्लीकेशन की डेट पर पेंडिंग नजर नहीं आ रहा है। केवल स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्मेट में नोटिस का दे दिया जाना बाय डिफॉल्ट एसएससी के सारे इश्यूज को पेंडिंग नहीं बना देगा। ओके, इससे कोई भी इशू इनफैक्ट बाय डिफॉल्ट पेंडिंग हुआ नहीं कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए, आपको यही बात यहां इस रूलिंग में देखने को मिलेगी। तो अगर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में एप्लीकेशन की डेट से पहले अगर एओ ने स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्मेट में जनरल सेंस में नोटिस दिया, कुछ भी स्पेसिफिकली उन्होंने उस इशू के रेस्पेक्ट में जो एसएससी कंपनी ने सब्सिक्वेंटली एप्लीकेशन के थ्रू बोर्ड में रेज किया है उसके रेस्पेक्ट में एओ ने कुछ भी उस स्क्रूटनी नोटिस में मेंशन नहीं किया था, तो ऐसे केस में वो रेज्ड इशू एप्लीकेशन की डेट पर ऑलरेडी पेंडिंग नहीं कहलाएगा, इसलिए एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ पेंडेंसी। ओके फ्रेंड्स, आई होप अब ये जो केस लॉ है वो भी आपको अच्छे से रिफ्रेश हो गया होगा। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं कह सकता हूं कि इस रिवीजन सेशन के लिए मेरा जो एजेंडा था डबल टैक्स एंड रिलीफ एंड एडवांस रूलिंग चैप्टर को आपको रिफ्रेश कराने का वो कंप्लीट हुआ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रिवीजन सेशन में फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपको एक अनदर रेलिवेंट टॉपिक रिफ्रेश कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू यू, थैंक्स अ लॉट टू यू।